डियर स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 8 से भारत की खोज से एक नया चैप्टर लाए हैं। चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है तलाश। तो आइए पाठ का सार जानते हैं। भारत के अतीत की झांकी। पिछले कई सालों से लेखक के मन में भारत को जानने, समझने और उसके प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का प्रयास चल रहा था। बचपन से लेकर अब तक भारत क्या है, उसकी विशेषता क्या है, उसका अतीत कैसा था, इन सब विषयों पर वह विचार करता रहा है। वह प्राचीन शक्तिशाली भारत का आधुनिक विश्व से तालमेल बिठाना चाहता है और सोचता था कि क्या भारत ने अपनी प्राचीन शक्ति को पूरी तरह खो दिया है अथवा अभी भी उसके पास कुछ बचा है। भारत लेखक के खून में रचा बसा था, फिर भी उसने भारत को एक ऐसे आलोचकों के रूप में देखा था जो उसके वर्तमान स्वरूप के साथ ही उसके अतीत को पाश्चात्य विचारकों की दृष्टि से देखते थे। इससे उसके मन में भारत के प्रति अनेक संदेह उत्पन्न हुआ है कि क्या वास्तव में उसने भारत को जान लिया है। उसे भारत के गौरवशाली अतीत को अनदेखा नहीं करना था। यदि भारत का अतीत गौरवपूर्ण नहीं होता तो वह हजारों वर्षों तक स्वयं को सभ्य नहीं बनाए रख सकता था। भारत की इसी विशेषता को यह जानना चाहता था कि आखिर वह विशेष क्या था। लेखक भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो के एक टीले पर खड़े होकर चारों तरफ 5,000 वर्ष पहले के एक पूर्ण विकसित सभ्यता के नगर के घर और गलियां देखकर हैरान हो जाता है कि कोई संस्कृति अथवा सभ्यता इस प्रकार 5,000 वर्षों तक भी निरंतर बनी रह सकती है। इस प्रकार भारत के मजबूत सांस्कृतिक आधार के रहस्य को लेखक जानना चाहता था। लेखक ने भारत के इतिहास तथा प्राचीन साहित्य में कुछ अंशों का अध्ययन किया था। वह उनमें व्यक्त विचार, भाषा आदि से प्रभावित था। वह चीन तथा मध्य एशिया से भारत की यात्रा पर आए यात्रियों के यात्रा विवरणों से भी भारत की उपलब्धियों से परिचित हुआ। लेखक हिमालय पर बहुत घूमता रहा। उसका कश्मीर के साथ खून का रिश्ता था। हिमालय से निकलकर बहने वाली सिंधु, ब्रह्मपुत्र, यमुना, गंगा आदि नदियों ने सदा लेखक को आकर्षित किया था। सिंधु अथवा इंडस नदी के नाम पर ही इस देश का नाम इंडिया और हिंदुस्तान पड़ा था। यमुना के साथ अनेक पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई है। ब्रह्मपुत्र उत्तर पूर्वी पहाड़ियों की दरारों से बहकर आती है। गंगा की गाथा से भारत की सभ्यता और संस्कृति की कहानी है। लेखक ने अजंता, एलोरा और एलिफेंटा की गुफाओं तथा अन्य पुरानी स्मारकों को भी देखा था। उसने आगरा और दिल्ली को प्राचीन सुंदर इमारतों को भी देखा था जिनके पत्थरों पर भारत के गौरवपूर्ण अतीत की कहानी अंकित है। वह अपने शहर इलाहाबाद और हरिद्वार के कुंभ स्नान के मेलों में जाकर हजारों की संख्या में आने वाले गंगा स्नान के श्रद्धालुओं को देखकर अब से 1300 साल पहले चीनी तथा अन्य यात्रियों द्वारा लिखे गए इन पर्वों के वर्णन को स्मरण कर सोचने लगता है। वह कौन सी प्रबल आस्था थी जो लोगों को अनगिनत पीढ़ियों से गंगा नदी की ओर खींचती रही है। उसने अध्ययन और यात्राओं के माध्यम से लेखक को अतीत में झांकने का अवसर प्राप्त हुआ। उसे लगा कि उसके पूर्वजों की भूमि में ऐसे लोग रहते हैं जो हंसना, रोना, प्यार जानकारी थी। हंसना, रोना, प्यार करना, समझना, समझाना जानते थे। वह उन्हें जिंदगी की पूरी जानकारी थी। 2,500 वर्ष पहले बुद्ध के द्वारा दिया गया उपदेश उनके कानों में गूंजता था। अब है भारत की शक्ति और सीमा। लेखक को भारत की शक्ति स्रोतों और उसके पतन के कारणों की खोज बहुत उलझी हुई लगती है। उसे भारत के पतन का प्रमुख कारण तकनीकी ज्ञान में यूरोप से पिछड़ना लगता है। इसी तकनीकी विकास के बल पर पश्चिम यूरोप के देशों में सैनिक बल का प्रयोग कर केवल भारत पर ही नहीं बल्कि समस्त एशिया के अधिकार कर लिया था। प्राचीन काल में भारत में तकनीकी ज्ञान की कमी नहीं थी, परंतु उद्यम में कमी आने से तथा संकीर्ण रूढ़िवादिता के कारण भारत गतिहीन और जड़ हो गया। इसके विपरीत विश्व के दूसरे हिस्से प्रगति करते गए। लेखक को लगता है कि उस समय इस की दशा का यही सही स्वरूप नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा होता तो उसका नाता अतीत से पूरी तरह से टूट जाता। एक युग के अंत के बाद नया युग आता है। इस प्रकार से भारत में निरंतरता बनी रही और नए पुराने में तालमेल बैठाने का प्रयास
होता रहा। इसलिए भारत अपने प्राचीन संस्कारों को बनाए रख सका और नए विचारों को भी आत्मसात करता रहा। भारत की तलाश। अपनी अध्ययन यात्राओं आदि के द्वारा लेखक भारत को कुछ समझ तो सका, परंतु इससे उसे पूरा संतोष नहीं मिला। वर्तमान उसे मध्ययुगीन भयंकर गरीबी और दुर्गति तथा मध्य वर्ग सतही आधुनिकता का मिश्रण लगता था। वह भारतीय संघर्ष के नेतृत्व के लिए मध्य वर्ग की ओर देखता था, क्योंकि वह स्वयं को बंदी और सीमाओं में जकड़ा हुआ समझकर तरक्की और विकास करना चाहता था। अंग्रेजी शासन में ऐसा नहीं कर सकने के कारण उसमें विद्रोह की चेतना उत्पन्न हुई। वे चाहकर भी इस व्यवस्था को समाप्त नहीं कर पाए। तब कुछ नई ताकतें उभर कर आई। जो काम मध्यम वर्ग नहीं कर पाया था, उसे ग्रामीण जनता ने कर दिखाया। उनमें कुछ ऐसा था जो मध्य वर्ग में नहीं था। उनके महत्व को तत्कालीन युवा वृद्धिजीवियों ने स्वीकार किया। इनमें जो दृढ़ता और मन की शक्ति थी, वह भारत को प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा की ही देन थी। विगत 200 वर्षों में अत्याचार झेलते हुए भी उनमें कुछ ऐसा बच गया था जो सार्थक था। भारत माता। लेखक जब भी किसी जनसभा में जाता था तो वह वहाँ भारत की चर्चा करता था। भारत के नाम पर ही इस देश का नाम भारत रखा गया था। वह शहरों की अपेक्षा गाँवों के किसानों को भारत के बारे में बताता था कि कैसे इस देश के हर हिस्सा एक दूसरे से भिन्न होकर भी सारा भारत देश एक है। वह उन्हें किसानों की सामान्य समस्याओं से लेकर स्वराज के बारे में बताता था। वह स्वराज किसी विशेष वर्ग के लिए नहीं, बल्कि उसके सबके लिए होगा। देश के सभी किसानों की समस्याएं गरीबी, कर्ज, लगान कर, पुलिस अत्याचार, महाजन, जमींदार आदि से जुड़ी हुई एक जैसी थी। लेखक ने उनसे इन समस्याओं पर चर्चा की तथा उन्हें भारत को अखंड मानकर उसके बारे में सोचने के लिए प्रेरित किया। लेखक को यह काम बहुत आसान नहीं लगा, पर वह बहुत मुश्किल भी नहीं था। वे लोग भारत की प्राचीन गाथाओं से परिचित थे। उनमें से कई भारत के चारों कोनों में स्थित धार्मिक स्थलों की यात्राएं भी कर चुके थे, इसलिए उन्हें समझाने में कठिनाई नहीं हुई। नेक्स्ट है आपका भारत की विविधता और एकता। भारत की विविधता स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। उत्तर पश्चिम क्षेत्रों, पठान और सुंदूर दक्षिण के तमिलों में बहुत असमानता है। उनके शारीरिक गठन, खान पान, भाषा, रीति रिवाज आदि सभी भिन्न है, फिर भी दोनों भारत की एक छाप है, एक जैसे है। इस प्रकार से बंगाली, मराठी, गुजराती, उड़िया, असमी, कन्नड़, मलयाली, सिंधी, पंजाबी, कश्मीरी आदि सैकड़ों वर्षों से अपनी अपनी अलग पहचान बनाए रखते हुए भी वे ऐसे भारतीय बने रहे जिनको राष्ट्रीय विरासत, नैतिक और मानसिक विशेषताएं एक समान थी। इस प्रकार प्राचीन भारत की एक समान संस्कृति और सभ्यता थी। विदेशी प्रभाव भी इसी में जज़ब हो गए थे। जब भी किसी विघटनकारी शक्ति ने सिर उठाना चाहा, उसे कुचल दिया गया तथा परस्पर सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया गया। इस प्रकार भारत में प्राचीन काल से ही भारत को अखंड माना गया तथा इसी के अंतर्गत विभिन्न विचारों को मान्यता देते हुए विविधता को स्वीकार किया गया, परंतु देश की अखंडता को बनाए रखा गया। लेखक का मानना है कि प्रत्येक देश में अनेक छोटी बड़ी विभिन्नता होती है, परंतु समग्र रूप से वह एक देश होता है। दो अलग अलग देशों की सीमांत क्षेत्रों में वह विभिन्नता बहुत कम दिखाई देती है। प्राचीन और मध्य युग में सामंती, धार्मिक तथा जातीय संबंधों का महत्व अधिक था। लेखक मानता है कि भारतवासी किसी अन्य देश में जाकर अपने देश के दूसरे हिस्से में जाने की अपेक्षा अधिक अजनबीपन अनुभव करता था। आधुनिक युग में राष्ट्रीयवाद का विचार बहुत विकसित हो गया था, इसलिए विदेशों में रहने वाले भारतीय अपना धर्म, जाति, संप्रदाय आदि भुलाकर भारतीय बनकर ही रह गए। प्रत्येक व्यक्ति के मन में अपनी मातृभूमि को
की अलग अलग कल्पना होती है। लेखक के अनुसार उसके मन में मातृभूमि की तस्वीर इस प्रकार बनी है कि जिसमें दूर दूर तक फैले मैदान, छोटे छोटे गांव, कस्बे, शहर, वर्षों में भीगी तपती धरती, लहलाते खेत, विशाल नदियां, खैबर पास, भारत की दक्षिण किनारा, हिमालय के बर्फ से ढके शिखर, वसंत में कश्मीर में खिले फूल, पर्वतों से झरते झरने समा जाते हैं। जन संस्कृति, नेक्स्ट है जन संस्कृति। लेखक भारतीय जनता की गतिशीलता से प्रभावित था। उसे भारतीय जनता के जीवन में सर्वत्र सांस्कृतिक परिवेश दिखाई देता था। इसमें लोक प्रचलित परंपराओं, इतिहास, कथाओं, दर्शन आदि का मिला जुला रूप दिखाई देता था। भारत के प्राचीन महाकाव्य रामायण और महाभारत तथा अन्य ग्रंथ जनता में बहुत प्रसिद्ध थे। इनसे प्रेरणा प्राप्त कर वे मर्यादित जीवन जीते थे। अपनी बातचीत में वे इन ग्रंथों के उदाहरण प्रस्तुत करते थे। उनकी सरल सीधी बातचीत में साहित्यिकता होती थी। अनपढ़ व्यक्ति भी इनसे परिचित था। लोग अत्यंत सरल तथा सहज रूप से जीवन व्यतीत करते थे। मनोहर पुरुष तथा सुंदर स्त्री को देखकर लेखक आश्चर्यचकित हो जाता था। उनके मुसीबत उठाकर भी इनका आकर्षण कैसे बचा रहा। सर्वत्र गरीबी और उससे उत्पन्न अनेक मुसीबत फैली हुई थी। भ्रष्टाचार का बोलबाला होने के कारण अभाव और असुरक्षा की स्थिति थी। लेखक को यह सब देखना अच्छा नहीं लगता था, परंतु उस समय भारत की वास्तविकता यही थी। सब लोग परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढाल रहे थे। वर्षों की सांस्कृतिक विरासत उन्हें अभी भी विनम्र और सज्जन बनाए हुई थी। इसी के साथ ही आपका सेकंड चैप्टर कंप्लीट होता है।